Welcome to YouTube channel Law and Communication Skills. Subscribe our channel, press bell icon for notification, like, comments and also share to others. अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड एंड व्यूअर्स, आई होप ऑल आर फाइन। दिस इज़ मुबशर इकबाल चौहान, एडवोकेट हाई कोर्ट एंड लीगल लेक्चरर। सीरीज ऑफ लीगल लेक्चर्स के अंदर हमारा आज का सब्जेक्ट सीआरपीसी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। हमारा टॉपिक या क्वेश्चन हेबस कॉर्पियस सेक्शन 491 सीआरपीसी। व्हाट इज़ हेबस कॉर्पियस, कहाँ पर अप्लाई होगी, कैसे अप्लाई की जा सकती है, किस किस कोर्ट की इसकी जुरिस्डिक्शन बनती है इसको सुनने की, इसको इन्फोर्स करवाने की, और कौन कौन सी कोर्ट इसके ऊपर ऑर्डर जारी कर सकती है, और ये है क्या, इसका प्रिंसिपल क्या है, और किन किन जगहों के ऊपर इसको अप्लाई किया जा सकता है। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एज यूजुअल मैं आपको अपने लेक्चर्स की फीस बताता चलूँ। कम से कम 10 रुपये आपने डोनेट करने एक लेक्चर के बस कम से कम 2 लोगों की हेल्प करनी है। थर्ड स्टेप ऑफ माई फी, मेरे पेरेंट्स के लिए दुआ, अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती दे और उनका साया मेरे सर पर सलामत रखे। लेक्चर स्टार्ट करते हैं। मैं अपने इस लेक्चर्स के नोट्स जो हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर उनका लिंक दे दूँगा, आप उनको जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। और आप मज़ीद इस बारे में अब आपको पूछने की जहमत नहीं कि वो फ्री हैं या पेड हैं, वो बिल्कुल फ्री है। मैं बारहा ये कह चुका हूँ कि मेरे नोट्स कहीं पर भी आपको पेड नहीं मिलेंगे एक्सेप्ट पब्लिशर्स के पास, क्योंकि उन्होंने जारी बात है पेज लगाने हैं, बुक बनानी है, तो उनके अलावा ऑनलाइन किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर मेरे नोट्स फ्री हैं, पेड नहीं है। आप मेरे लेक्चर को सुनते हैं, फिर भी आप फ्रीक्वेंटली यही क्वेश्चन करते हैं कि सर आपके नोट्स फ्री हैं, पैसे तो नहीं कटेंगे, कोई हमारे पैसे तो नहीं काट लेगा। ऐसे कोई ज़बरदस्ती आपके पैसे नहीं काटता। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का एक पूरा प्रोसीजर है, अगर आपको पता हो तो आपको नॉलेज होना चाहिए कि वो एक बड़ा मुश्किल और लेंथी प्रोसीजर है जिसको आपको अडॉप्ट करना पड़ता है ऑनलाइन पेमेंट के लिए। तो किसी भी लिंक के ऊपर क्लिक करने से कोई आपके पैसे नहीं काट लेता, ना ही आपके पैसे कट जाएंगे। और कैसे कट जाएंगे, क्या आपने अपनी पॉकेट जेब का एड्रेस दिया होगा कि मेरा ये जेब का ये रास्ता है, यहाँ से आकर वो गूगल पैसा निकाल लेगा? तो ऐसी बात नहीं है, बेफिक्र होकर आप डाउनलोड करें, आपको परेशानी का सामना नहीं होगा। मेरे नोट्स किसी भी जो ऑनलाइन वेबसाइट के ऊपर जब पड़े होंगे तो वो पेड नहीं होंगे, वो बिल्कुल फ्री हैं। और ये नोट्स तो मैंने खुद वहाँ पर जो है वो डाले हुए हैं, तो लिहाजा ये पेड नहीं है, ये बिल्कुल फ्री है। आप फ्री ऑफ कॉस्ट इसको डाउनलोड कर सकते हैं और किसी भी टेंशन की बात नहीं। नेक्स्ट मैं अपने जो अगर आप लोग मुझे मैसेज करते हैं, कॉल्स करते हैं, मैं रिप्लाई नहीं कर सकता शॉर्टेज ऑफ टाइम की वजह से, तो मैंने अपना ग्रुप बनाया हुआ है, कॉमन ग्रुप, वहाँ पर बॉयज़ और गर्ल्स दोनों ऐड हैं। मैं उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूँगा, आप उसके ऊपर भी क्लिक करके मेरे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर मैं सैटरडे और संडे को 3-3 घंटों के लिए 2 दिन ज़रूर आता हूँ और आकर वहाँ पर स्टूडेंट से डिस्कशन, उनके सवालों के जवाब और जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वहाँ पर डिस्कस होते हैं, उनके साथ गैदरिंग होती है, गपशप हो जाती है। अगर गर्ल्स ग्रुप के अंदर सेपरेटली ऐड होना चाहें तो वो अपने वॉइस मैसेज में अपना नाम, सिटी या अपनी बार का नाम या और अपना LLB ईयर या अपना लॉ का जो प्रैक्टिसिंग ईयर है उसके साथ वो अपना मुझे वॉइस मैसेज करें हमारे नंबर के। मैं उनको व्हाट्सएप सेपरेट ग्रुप के अंदर, गर्ल्स के ग्रुप के अंदर ऐड करवा दूँगा। शुरू करते हैं हमारा लेक्चर। हेबस कॉर्पियस, व्हाट इज़ हेबस कॉर्पियस? हेबस कॉर्पियस बेसिकली ये एक ऐसी रिट है, एक ऐसी रेमेडी है, एक ऐसा ये रिलीफ है जो इमीडिएटली रिएक्ट करता है, जो इमीडिएटली जो है इसके ऊपर प्रोसीड किया जाता है, इसको प्रोसीड करवाया जाता है। हेबस कॉर्पियस, अगर किसी शख्स को ये लगे कि मेरे किसी रिलेटिव्स को या मुझे या मेरे किसी जानने वाले को या किसी अजीज़ो कारब को, किसी भी ह्यूमन बीइंग को। अच्छा, एक और चीज़ है, ये इंडिपेंडेंट सेक्शन है, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि कुछ सेक्शन इंडिपेंडेंट होते हैं और कुछ सेक्शन डिपेंडेंट होते हैं। इंडिपेंडेंट सेक्शन का मतलब होता है कि वो खुदकार तरीके से ही अमल करता है, उसको किसी और सहारे की ज़रूरत नहीं पड़ती। और ऐसे बहुत से सेक्शंस हैं जो खुदकार तरीके से अमल नहीं कर सकते, उनको फर्दर किसी सेक्शन की, जैसे 149 है, 148 है, 406 है, 302 है। तो ये जो सेक्शंस हैं, चाहे बहुत बड़े सेक्शन भी हो, लेकिन ये डिपेंडेंट सेक्शंस हैं जो किसी ना किसी और सेक्शन के साथ मिलकर डील करते हैं। लेकिन 491 जो है हेबस कॉर्पियस, ये सीआरपीसी के उन सेक्शंस में से है जो इंडिपेंडेंट डील करता है, जो खुद मुख्तार तरीके से और अपने खुदकार तरीके से डील किया जाता है, और इसको किसी और सेक्शंस की ज़रूरत नहीं पड़ती अपने आप को इन्फोर्स करवाने के लिए। हेबस कॉर्पियस अगर किसी शख्स की बॉडी को, उसके जिस्म को, उसको फिजिकली किसी ऐसी जगह के ऊपर रिस्ट्रेन करवा देना, डिटेन कर देना, रिस्ट्रिक्ट कर देना, किसी ऐसी जगह के ऊपर उसको बंद कर देना, उसकी लिबर्टी को, उसकी मूवमेंट को, उसकी आज़ादी को, जो कि उसके लिए नेसेसरी हो, जो लॉ ने उसको प्रोवाइड की हो, जो लॉ उसको देता हो कि इस शख्स की आज़ादी को इससे नहीं छीना जा सकता, इस शख्स को इसकी आज़ादी से महरूम नहीं किया जा सकता। ये शख्स आज़ाद है पाकिस्तान में कहीं भी आने जाने के लिए। पाकिस्तान में जितने भी ट्राइबल एरियाज़ हैं, जितने भी प्रोविंस हैं, वहाँ पर कभी भी किसी भी वक्त ये आ जा सकता है। इसको किसी मखसूस जगह पर इसकी मर्ज़ी के बगैर बंद नहीं किया जा सकता। अगर किसी शख्स को उसकी लिबर्टी को, उसकी मूवमेंट को उसकी मर्ज़ी के बगैर एक जगह से उठाकर किसी ऐसी जगह पर बंद कर दिया जाए, या जहाँ पर वो बैठा, अगर फॉर एग्जांपल मैं अपने ऑफिस में बैठा हूँ तो मेरे ही ऑफिस को बाहर से अगर लॉक कर दिया जाए,
तो जब तक मैं यहाँ पर बैठा हूँ, मेरी रिकॉर्डिंग चल रही है, तो डेट मीन डेट इज माई कंसेंट, ये मेरी मर्जी है, मैं अपनी मर्जी से बैठा हूँ। लेकिन अगर मैं बाहर निकलना चाहूँ और बाहर से कोई ऑफिस को लॉक कर दे या मुझे रिस्ट्रिक्ट कर दे कि जी आपने, वकील साहब आपने ऑफिस से बाहर नहीं निकलना, हम आपको ऑफिस से बाहर नहीं जाने देंगे, ना आप जा सकते हैं, तो मुझे अपना जिससे मेरा एक सिंगल लॉस हो, जिससे मेरा एक सिंगल लॉस भी हो, मेरा जरा सा भी नुकसान हो, इवन डेट मेरे इमोशंस भी हर्ट हुए, तो ऐसी सूरत में भी मैं अपनी बिहाफ के ऊपर या मैं खुद से किसी सोर्स के थ्रू या मेरी बिहाफ के ऊपर कोई भी और शख्स जाकर ये रिट फाइल कर सकता है। अब ये रिट कैसे फाइल होगी, किस तरह से फाइल होगी, इसका प्रोसीजर कहाँ पर फाइल होगी, मैं फर्दर बताऊंगा। तो मेरी आज़ादी के लिए, मेरी लिबर्टी के लिए, मेरी फ्रीडम ऑफ मूवमेंट के लिए कोई भी शख्स किसी भी कोर्ट में जाकर ये कंसर्न ये रजू कर सकता है कि माय लॉर्ड, योर ऑनर, लॉर्डशिप, वहाँ पर उस शख्स को कैद किया गया, उसकी मर्जी के बगैर, उसकी कंसेंट के बगैर, उसकी आईनी और कानूनी हैसियत को रिस्ट्रिक्ट कर दिया, पाबंद कर दिया। हालांकि वो उसने कोई ऐसा जुर्म भी सरजद नहीं किया, उसने कोई ऐसा गलत काम भी नहीं किया, इसके बावजूद उसको बियॉन्ड द लॉ जाकर उसको अरेस्ट किया गया या उसको एक जगह के ऊपर कैद कर दिया। तो लिहाजा उसकी आज़ादी को मुमकिन बनाया जाए, उसको उनकी कैद से रहाई दिलवाई जाए, उसको आज़ाद करवाया जाए, कोर्ट के सामने पेश करवाया जाए। तो इस तमाम प्रोसीजर को जिस रिट के थ्रू प्रोसीड करते हैं ये कहलाती है हेबस कॉर्पियस। हेबस कॉर्पियस का जिक्र कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 199 के अंदर भी है, वहां पर ये आईनी टर्मिनोलॉजी और यहां पर ये प्रोसीडिंग टर्मिनोलॉजी, लीगल टर्मिनोलॉजी। एक चीज मैं आपको बताता चलूं यहां पर कि अगर सुपीरियर लॉ कौन सा होता है और इंफीरियर लॉ कौन सा होता है, इसके लिए आप अगर इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैचू को पढ़े तो आपको ज्यादा नॉलेज होगा। मैं आपको इन शॉर्ट बताता जाऊं कि अगर सीआरपीसी और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान ये दोनों आमने सामने आ जाए, आमने सामने कैसे आ जाए, फॉर एग्जांपल हम सपोज कर लेते हैं कि सीआरपीसी के अंदर हेबियस कॉर्पस जो रिट है वो कुछ और कह रही है, 199 के अंदर हेबियस कॉर्पस जो है वो कुछ और कह रही है, सपोज कर लेते हैं, हालांकि ऐसा है नहीं, जस्ट सपोज इट। तो अगर ये दोनों सेक्शन आमने सामने आ जाए, दोनों सेक्शन एक दूसरे के क्रॉस, एक दूसरे के सामने खड़े हों, तो उनमें से प्रिवेल कौन करेगा, उनमें से सुपीरियर सेक्शन कौन सा होगा, उनमें से बड़ा सेक्शन कौन सा होगा। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है, जो बात उसके अंदर कही गई है उसको सुपीरियर कंसीडर किया जाएगा और उसके पैरेलल किसी भी और लॉ को, सीआरपीसी, सीपीसी, इस तरह किसी भी लॉज को इंफीरियर या सबऑर्डिनेट कंसीडर किया जाएगा। तो अगर ये दोनों लॉज आपस में एक दूसरे के सामने आ जाते हैं तो सुपीरियर लॉ जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन कहलाएगा और कॉन्स्टिट्यूशन को ही प्रिवेल किया जाएगा। तो हेबियस कॉर्पस किसी भी शख्स को किसी गैर कानूनी हिरासत और किसी गैर कानूनी बंदिश से आज़ाद करवाने के अमल को जो कोर्ट के थ्रू प्रोसीड करवाया जाता है हेबियस कॉर्पस कहलाता है। रिलाय प्रोविजन जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूँ 491 सीआरपीसी, कंपैरेटिव रेफरेंस जो है इसका सेक्शन 100 सीआरपीसी है, सेक्शन 552 सीआरपीसी है, क्रॉस रेफरेंस जो इसका आर्टिकल 199 कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान 1973 है और सेक्शन 25 ऑफ गार्डियन एक्ट है 1890। मीनिंग ऑफ हेबियस कॉर्पस, लेटरल मीनिंग हैव हिज बॉडी, किसी की बॉडी को रखना। लीगल मीनिंग अ रिट इम्प्लॉयड टू बीइंग अ पर्सन बिफोर अ कोर्ट मस्ट रिक्वायरली टू इंश्योर दैट पार्टीज इम्प्रिजनमेंट फॉर डिटेंशन इज नॉट लीगली। जो शख्स रिट फाइल कर रहा है कोर्ट के अंदर, इस चीज को इंश्योर करवाएगा कि जिस शख्स के लिए मैं ये रिट फाइल कर रहा हूँ या जिस शख्स के लिए मैं इस कोर्ट से रजू कर रहा हूँ, उस शख्स को गैर कानूनी तौर के ऊपर किसी अदारे ने, किसी शख्स ने अपनी हिरासत में रखा हुआ है। मोस्टली वकला साहिबान इस तरह के केस वहां पर एंटरटेन करवाते हैं जब पुलिस किसी शख्स को अरेस्ट कर ले लेकिन उसके ऊपर एफआईआर ना दे। तो जैसे ही वकील साहब इस केस को सेशन जज के साथ पास या एडिशनल सेशन जज साहब के पास लेकर जाते हैं तो इमीडिएटली पुलिस वाले पुराने अंदराज के अंदर एफआईआर डाल देते हैं, पुराने अंदराज में डाल देते हैं। तो ऐसे मामला के अंदर भी इस रिट को इन्फोर्स करवाया जा सकता है कि अगर पुलिस वालों ने अरेस्ट कर लिया लेकिन उन्होंने उसके ऊपर कोई एफआईआर नहीं की, कोई अंदराज नहीं किया, मुकदमे का अंदराज उन्होंने नहीं बनाया, तो ऐसी सूरत में भी आप इस रिट को फाइल कर सकते हैं पुलिस के अगेंस्ट। उसके अंदर आप पार्टी बनाएं उस डिस्ट्रिक्ट के डीपीओ को, अगर वो डिस्ट्रिक्ट में है, अगर वो लाहौर शहर का मामला है तो यहाँ पर जो सीपीओ होगा, या अगर किसी और शहर का मामला तो जो आरपीओ होगा, तो जो मतलब उस डिस्ट्रिक्ट या रीजन का जो मेन ऑफिसर है उसको पार्टी बनाए। कंसर्न थाने के एसएचओ को भी आप पार्टी बनाएं और जिस शख्स ने पकड़ा है, अरेस्ट किया है इंडिपेंडेंट, उसको भी पार्टी बना के आप इस रिट को फाइल कर सकते हैं। और एक चीज याद रखिएगा कि जब आप केस फाइल करते हैं या जब आप केस फाइल करवाते हैं तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज है वो आपका पार्टी बनाना है कि आप अपने अपोजिट के अंदर पार्टी किसको बना रहे हैं। फॉर एग्जांपल अरेस्ट पुलिस ने किया, आप एफआईए को पार्टी बना लें, आप आईएसआई को पार्टी बना लें, आप किसी और एजेंसी को पार्टी बना लें, तो वहां पर आपका मामला और फर्दर डिले हो जाएगा। हाँ, अगर आपको 110% श्योर है कि इसको आईएसआई ने उठाया या आईबी ने उठाया या किसी और इंटेलिजेंस ब्यूरो ने उठाया है, इंटेलिजेंस एजेंसी ने उठाया, तो अगर आपको डैम श्योर है कहीं से आपको लीकेज ऑफ इंफॉर्मेशन मिली है तो देन आप डायरेक्ट उनको पार्टी बनाएं। उनके रीजन के अंदर उनके रीजन के अंदर ऑफिसर बैठे होते हैं डिस्ट्रिक्ट और रीजन के अंदर,
तो आप वहां पर उनको पार्टी बना सकते हैं। बसूरत दीगर आप डायरेक्टली पुलिस को पार्टी बनाएं, पुलिस के डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को जो डीपीओ कहलाता है, अगर किसी बड़े शहर में है तो आरपीओ या सीपीओ, और उस थाने के जो मुतलका एसएचओ है उसको। और मजीद कोशिश करें कि उस शख्स को भी, अगर किसी को आपने लाइव देखा है, अगर किसी को आपने लाइव देखा है तो मजीद उस शख्स को भी आप पार्टी बनाएं ताकि मामले को जल्द से जल्द प्रोसीड करवाया जा सके। डेरिवेशन ऑफ हेबस कॉर्पियस। हेबस कॉर्पियस क्या है? हेबस कॉर्पियस कहां से ड्राइव हुआ? हेबिया टू हैव, कॉर्पियस टू बॉडी। हेबिया का मतलब है रखना, कॉर्पियस बॉडी किसी भी इंसान की जिस्म को, बॉडी को अपने पास रखना गैर कानूनी तौर के ऊपर। स्कोप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, इनलाइनेबल राइट ऑफ एवरी सिटीजन। आर्टिकल 4 टू डेल्ट विद द अकॉर्डिंग्स विद लॉ एंड आर्टिकल 9 नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी सेव इन अकॉर्डिंग्स विद लॉ। आर्टिकल 10 प्रोवाइड द सेफ गार्ड एज टू अरेस्ट और डिटेंशन, मतलब कि ये आर्टिकल 10, 9, 4 किसी भी शख्स की आज़ादी को, उसकी लिबर्टी को, उसकी फ्रीडम ऑफ मूवमेंट को, उसके सेफ गार्ड को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा, किसी को रिस्ट्रिक्ट नहीं किया जाएगा, किसी की आज़ादी को आप कैद नहीं कर सकते गैर कानूनी तौर के ऊपर। कैद करने के जो तरीक़ेकार हैं इन अरेस्ट की सूरत में, वो CRPC के अंदर मेरे प्रीवियस लेक्चर भी अपलोड हो चुके हैं, आप उनको भी मजीद सुन लीजिएगा कि अरेस्ट करना या किसी की बॉडी को अपनी तहवील में रखना, ये तरीक़ेकार मुकम्मल मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि आप कोर्ट से रजू करके उस शख्स के वारंट गिरफ्तारी लेकर उसको अरेस्ट कर सकते हैं, उसको कोर्ट की परमिशन के बाद अपने पास थाने में या किसी भी इन्वेस्टिगेशन सेल्स के अंदर आप उसको रख सकते हैं। तो ये है लीगल प्लेटफॉर्म। बट इलीगल वे में बेसिकली ये जो रिट दी गई है हेबस कॉर्पियस, ये दी गई है ऐसे अनासर के खिलाफ, ऐसे डिपार्टमेंट के खिलाफ जो गैर कानूनी तौर के ऊपर किसी भी शख्स को अपनी हिरासत में रखते हैं, जहां से दिल किया बंदे को उठाया और जहां पर मर्जी उसको कैद कर देते। तो ऐसे लोगों के अगेंस्ट इस रिट को इंटरटेन करवाया जा सकता है, इन्फोर्स करवाया जा सकता है, ताकि आप उस शख्स की लिबर्टी को यकीनी बना सके। Object. The whole object of habeas corpus is to make them expeditious, to keep them as free from technicalities as possible and to keep them simple as possible. The incalculable value of habeas corpus is that it's enable immediately determine of the right of petitioner freedom. इसका मतलब है कि जल्द से जल्द immediately फौरन फिलफूर जो है इसके ऊपर रिएक्ट किया जाएगा और डिटरमाइन किया जाएगा क्या है वाकई ये राइट बनता है पिटिशनर का। किसी शख्स ने फलां शख्स को जिसकी बिहाफ के ऊपर ये पिटिशनर यहाँ पर आया हुआ है वकील साहब के थ्रू, किसने कैद किया है, अगर कैद किया है तो उसको बुलाया जाएगा, जवाब लेकर उस शख्स को अदालत के अंदर या अदालत के सामने पेश करवाया जाएगा। नेचर ऑफ प्रोसीडिंग। नेचर ऑफ प्रोसीडिंग 491 CRPC और 491A CRPC. Nature of proceeding under 491 and 491A CRPC are summary in character and are not intended to go beyond the summary consideration of the question essentially relevant to the alleged detention, whether a detainee is to be set at liberty and as a consequence thereof be permitted to go with a person of his own choice or to drop the proceeding when the detention is found legally. नेचर जो इसकी है कि अगर कोर्ट को ये रियलाइज हो कि उस शख्स ने अपने आप को खुद से वहां पर कैद किया हुआ है या बंद किया हुआ है या वो अपनी मर्जी से रह रहा है तो इस दौरान के अंदर इस प्रोसीडिंग को खत्म कर दिया जाएगा। बट अगर ये रियलाइज हो जाए कि नहीं उस शख्स को जबरदस्ती रखा गया वहां पर तो देन फर्दर कार्रवाई की जाएगी अकॉर्डिंग्स विद लॉ और उस शख्स को बाजियाब करवाया जाएगा, उसकी रिहाई को यकीनी बनाया जाएगा। मैनर इन विद प्रेजेंट, किन मैनर्स के अंदर इसको प्रेजेंट किया जा सकता है? इन फॉर्म ऑफ रिट की सूरत में भी इसको कोर्ट के सामने प्रेजेंट किया जा सकता है और सुओ मोटो के थ्रू भी। अब सुओ मोटो क्या है? सुओ मोटो बेसिकली सुओ का मतलब है खुदकार, मोटो मोशन से निकला हुआ, खुदकार तरीके से काम करना। इसकी कुछ डेफिनेशंस हैं सुओ मोटो की। ऑन इट्स ऑन मोशन, अपनी मर्जी से अपने तरीके से काम करना। ऑन इट्स ऑन डिस्क्रेशन, अपनी मर्जी से अपनी स्वाबदीदी से काम करना। ऑन इज ऑन वेज, अपने तरीके से काम करना। ऑन इज ऑन इंफॉर्मेशन, अपनी इंफॉर्मेशन के ऊपर काम करना। तो सुओ मोटो का इख्तियार जो है ये बेसिकली तो सुप्रीम कोर्ट के पास है, बट ये हाई कोर्ट के पास भी कुछ लिमिटेड रिस्ट्रिक्शंस के अंदर और इवन डेट मैजिस्ट्रेट के पास भी, मैजिस्ट्रेट और सेशन जज साहब के पास भी, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साहब के पास भी इसका इख्तियार है कि वो किसी खास केसेस के अंदर सुओ मोटो ले सकते हैं। पब्लिक अवेयरनेस के, पब्लिक रिलेशंस के मामला आते हैं, पब्लिक सिक्योरिटी के मामला आते हैं, तो इन तरह के जो इशूज़ हैं उनके ऊपर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साहब, मजिस्ट्रेट साहब, जस्टिस साहब हाई कोर्ट के या सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस साहिबान जो हैं, चीफ जस्टिस जो हैं, वो इन मामलों के ऊपर सुओ मोटो ले सकते हैं। तो दो तरह से इसको प्रोसीड करवाया जा सकता है। एक प्रेजेंट की जाती है कोर्ट के अंदर, खुद जाकर पेश की जाती है, और दूसरा अगर कोर्ट को रियलाइज हो कि कुछ शख्स मिस है, किसी शख्स की मिसिंग है, या कोर्ट को किसी और वे से इंफॉर्मेशन मिले, कोर्ट को अपने किसी इंटेलिजेंस सोर्स से इंफॉर्मेशन मिले कि फलां शख्स को किसी ने उठा लिया, उसको मिस कर दिया, तो बेसिकली ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कोर्ट की है। कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान को एज इट इज इन्फोर्स करवाना है। पाकिस्तान में कोई भी काम जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के अगेंस्ट, देखें आर्टिकल 9, 10, 4 ये क्या कहते हैं, किसी भी शख्स की
आज़ादी को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा, सेफ गार्ड मुहैया किए जाएंगे, अरेस्ट एंड डिटेंशन से सेफ गार्ड देते हैं कि बिला वजह किसी को अरेस्ट नहीं किया जाएगा। तो बेसिकली कोर्ट ने इंटरप्रेट करना है कॉन्स्टिट्यूशन के उन आर्टिकल्स को कि पाकिस्तान के अंदर किसी भी शख्स की लायबिलिटी को आप नुकसान नहीं पहुंचा सकते, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट को आप नुकसान नहीं पहुंचा सकते। तो ऐसी सूरत में कोर्ट का अपना काम भी है, कोर्ट की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि वो इन चीज़ों को इन्फोर्स करवाए एज सुन एज, ताकि किसी भी शख्स की लायबिलिटी को नुकसान ना पहुंचे। प्रोसीडिंग, अब इसका प्रोसीजर क्या है, प्रोसीडिंग ऑफ प्रोसीजर या सिंपल प्रोसीजर का क्या है, हु में फाइल, कौन फाइल कर सकता है। अंडर आर्टिकल 199 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन एज टू पर्सन हु में मेक एप्लीकेशन फॉर ऑर्डर ऑफ हेबियस कॉर्पस। इसके लिए किसी की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, इसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं कि जी फलां शख्स ही करेगा, जो अग्रीव्ड पार्टी है वही करेगी या जो विक्टिम पार्टी, कोई भी शख्स कर सकता है। अगर मुझे किसी की इन्फॉर्मेशन मिली है, मैं पब्लिक इंटरेस्ट में फाइल कर दूंगा कि जी फलां शख्स को उठा लिया, उसको बाजियाब करवाया जाए। कोई भी शख्स किसी की भी बिहाफ के ऊपर इसको फाइल कर सकता है। एडिक्वेट रेमेडी, द रिट मे बी रिफ्यूज्ड वेयर देयर इज अल्टरनेटिव रेमेडी। एडिक्वेट मतलब अगर कोई और अल्टरनेटिव रेमेडी वहां पर मौजूद है तो फिर रिट को इन्फोर्स नहीं करवाया जा सकता। अगर कोई और अल्टरनेटिव रेमेडी वहां पर मौजूद है तो फिर रिट को इन्फोर्स नहीं करवाया जा सकता, क्योंकि ये जैसे कि मैंने आपको बताया कि इंडिपेंडेंट है, कि मतलब अगर कोई एडिक्वेट रेमेडी मौजूद नहीं है, कोई एक माकूल रेमेडी वहां पर अवेलेबल नहीं है, तो फिर इनको इन्फोर्स करवा सकते हैं, इनके थ्रू आप डील कर सकते हैं। लेकिन अगर उस काम के लिए, उस डिटेंशन के लिए, उस अरेस्ट के लिए कोई और रेमेडी अवेलेबल है तो देन 491 को आप इन्फोर्स नहीं करवा सकते, फिर आपको पहले वो रेमेडी अडॉप्ट करना पड़ेगी। सेटिस्फैक्शन ऑफ द कोर्ट, इसके लिए कोर्ट की सेटिस्फैक्शन जरूरी है कि आया वाकई उस शख्स को कैद किया गया या कोई अपनी तरफ से ये कोर्ट का टाइम ज़ाया तो नहीं कर रहे, ये एक बिला वजह की कहानी बनाकर तो नहीं लिया, तो लिहाजा कोर्ट की सेटिस्फैक्शन का होना भी जरूरी है इसको फर्दर प्रोसीड करने के लिए। सो मोटो एक्सेस ऑफ पावर, सो मोटो के थ्रू अगर कोर्ट एक्सेस करते हैं तो फिर भी उसकी अपनी सेटिस्फैक्शन होगी, अपना एक सोर्स ऑफ वे उसके पास होना चाहिए, वैल्यूएबल नॉलेज या वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन का होना चाहिए कि वाकई किस शख्स को किसी अदारे ने, एजेंसी ने, डिपार्टमेंट ने फलां टाइम फलां जगह के ऊपर दिन को या रात को उठाया और उसको अरेस्ट कर लिया और उसकी कोई रिपोर्ट भी नहीं करवाई पुलिस में, ताकि रिपोर्ट से बेसिकली चीज़ सामने आती है ना, किसी शख्स को उठाया क्यों गया, उसने जुर्म क्या किया, उसने गलती क्या की है। तो ऐसी कोई रेमेडी भी सामने नहीं है, अवेलेबल नहीं है, कोई ऐसा उसका गुनाह भी अवेलेबल नहीं है, सामने नहीं आया, ना उन्होंने कोई रिपोर्ट दर्ज की है, तो ऐसी सूरत में कोर्ट सो मोटो के थ्रू भी उसको प्रोसीड करती है। टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन, टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन का होना जरूरी है। टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन हाई कोर्ट के लिए तो जरूरी नहीं है, अगर वो सूबे के अंदर बैठी है तो पूरे सूबे के हद तक वो डील कर सकती है, लेकिन सेशन कोर्ट के लिए जरूरी है कि फॉर एग्जांपल लाहौर की जो सेशन कोर्ट है, लाहौर की जो डिस्ट्रिक्ट एसएच जज साहब है, वो साहिवाल या ओकाड़ा के मामला के अंदर इंटरफेयर नहीं कर सकते, क्योंकि ये मामला उनके रेलिवेंट जो डिस्ट्रिक्ट एसएच जज साहब है उनसे कंसर्न करता है, उनसे डील करता है। तो टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन का, इलाकाई हदूद का देखना और इसका फुलफिल होना भी जरूरी है। जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट, द हाई कोर्ट हैज टू फोल्ड जुरिस्डिक्शन अंडर 491। फर्स्ट टू डील विद द पर्सन विद इन इट्स अपीलेंट क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन अकॉर्डिंग टू लॉ। सेकेंडली टू सेट डिटेन्यूड एट लिबर्टी फाउंड टू बी लीगली और इम्प्रॉपरली डिटेन। हाई कोर्ट की जो जुरिस्डिक्शन है कि वो इस शख्स को ये फर्स्टली तो उस शख्स को देखेगी क्या उसकी अपीलेंट जुरिस्डिक्शन भी क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन बनती है अकॉर्डिंग टू लॉ या नहीं। सेकेंडली उस शख्स की जो हाई कोर्ट देखेगी कि जो उसकी डिटेंशन है, जो उसका अरेस्ट किया गया, वो इलीगल है, इम्प्रॉपर है या लीगली है या प्रॉपर वे के अंदर है। जुरिस्डिक्शन ऑफ सेशन कोर्ट, इसको सेशन कोर्ट भी डील करती है, जैसे कि मैंने पहले बताया सेशन कोर्ट की जुरिस्डिक्शन कैसे बनती है, 491(1)(a) के तहत, सब सेक्शन 1 और सब सेक्शन A के तहत सेशन कोर्ट और एडिशनल सेशन जज साहब भी इसको डील कर सकते हैं। द रूल फ्रेम ऑफ हाई कोर्ट अंडर सब सेक्शन 1A ऑफ सेक्शन 491 शेयर अप्लाइड टू प्रोसीडिंग इन केस अंडर सेक्शन 491 ऑफ द कोर्ट बिफोर द सेशन जज। सेशन जज साहब को भी ये प्रोसीड कर सकते हैं, सेशन जज साहब भी इसको प्रोसीड कर सकते हैं 491 सब सेक्शन 1 सब सेक्शन A के तहत, और एडिशनल सेशन जज साहब भी इसको प्रोसीड कर सकते हैं 491 सब सेक्शन 1 सब सेक्शन B के तहत। Empower to the High Court publishing the same official gazette में delegate power under section 491 सब सेक्शन 1 सब सेक्शन A और B के तहत। सेशन जज साहब को हाई कोर्ट ने पावर डिलीवर की हुई है, अपनी डेलीगेट की हुई है, और एडिशनल सेशन जज साहब को भी ये पावर हाई कोर्ट ने डेलीगेट की हुई है कि वो भी अपने इलाकाई हदूद के अंदर इन मामलात को देख सकते हैं और इस रिट को सुन सकते हैं, और अकॉर्डिंग्स हाई कोर्ट ही वो इसको प्रोसीड करेंगे और ऐसे ही डील किया जाएगा जैसे ये हाई कोर्ट इसको डील करेगी। प्रोसीजर व्हेन इन्फ्रैक्शन, अगर ये जो रिट फाइल की गई है इसका ला हासिल कुछ नहीं, बेसमर है, इम्प्रॉपर है, मतलब जिस शख्स के लिए रिट फाइल की गई वो शख्स तो उसकी तो लिबर्टी को खतरा ही कोई नहीं है, वो तो आज़ाद घूम फिर रहा है, तो ऐसी सूरत में क्या होगा, ये रिट खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगी, इसकी कोई कानूनी और लॉजिकली अहमियत नहीं रहेगी। ग्रांट ऑफ बेल, अल्थो बेल प्ली ऑर्डर इज नॉट बी कंसिडर्ड, अगर जब बेल की जो प्ली है ये कंसिडर नहीं की जाती येट इन द पर्टिकुलर फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ दिस केस
ऑफ द केस द डेटिन्यू बी ऑर्डर बी रिलीज ऑन बेल, बट जनरली जो है जब उस शख्स को रिलीज़ करवाना हो तो वो ऐसे ही रिलीज़ करवाया जाता है जैसे वो बेल की सूरत में ऑर्डर जारी करती है कोर्ट। नेक्स्ट हेडिंग है जी प्रीक्लूड रिमार्क्स, क्वेश्चन इज कंप्लीट। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना भूलें। मुझे अपनी दुआ में जरूर याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। वस्सलाम।